मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, गोरखपुर। प्रिय छात्रों, हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय में नागरिक शास्त्र के प्रथम अध्याय सत्ता की साझेदारी को पढ़ रहे हैं। पिछले टर्म में भी इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है इसको जानेंगे। साथ ही सत्ता की साझेदारी के क्या रूप होते हैं उन पर दृष्टिपात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि सत्ता की साझेदारी आखिर क्यों जरूरी है, इसको जानना आवश्यक है। देखिए, किसी भी देश में जहाँ पर बहुत से जातीय, भाषाई तथा धार्मिक समूह रहते हों, जैसे अपने देश में बहुत से जाति के लोग रहते हैं, बहुत से भाषा के लोग रहते हैं, बहुत से धार्मिक समूह के लोग रहते हैं, वहाँ पर सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह प्रत्येक समूह को समान सत्ता प्रदान करती है। और यह बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक समूह को देश के कार्यों को चलाने में संपूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाए तथा वह समूह अपने आप को अलग ना समझे। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में दो प्रकार के कारण दिए जाते हैं। पहला है युक्तिपरक कारण और दूसरा है नैतिक कारण। ये दोनों कारण इसलिए दिए जाते हैं कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर युक्तिपरक कारण क्या है। तो सत्ता की साझेदारी का युक्तिपरक कारण यह कहता है कि सत्ता की साझेदारी से देश के अलग अलग सामाजिक समूहों में संघर्ष के अवसर कम होते हैं, विशेषतया उस देश में जहां बहुत से भाषाई, जातीय तथा धार्मिक समूह रहते हों, क्योंकि सामाजिक संघर्ष का परिणाम राजनीतिक अस्थिरता तथा हिंसा के रूप में सामने आता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी कई प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था को स्थिरता बढ़ाने में सहायता करती है। अगर देश का कोई बहुसंख्यक समूह अल्पसंख्यक समूह पर अपनी मर्जी थोपना चाहे तो इससे न केवल उन समूहों में अपितु देश में भी तनाव बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। सत्ता की साझेदारी का अर्थ है सत्ता का इकट्ठे मिलकर प्रयोग करना, यानी सत्ता का प्रयोग सभी लोगों के द्वारा करना। इसी को क्या बोलते हैं? सत्ता की साझेदारी बोलते हैं। अगर सत्ता का इकट्ठे मिलकर प्रयोग किया जाए तो यह लंबे समय के लिए देश के हित में होगा, लेकिन अगर बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को दबाने का प्रयास करेंगे तो इससे बहुसंख्यक समूह को भी नुकसान पहुंचेगा। ये था युक्तिपरक कारण। इसमें बताया गया कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ठीक। दूसरा कारण नैतिक कारण भी जो भी बताता है कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। चलिए इसको भी देखते हैं। सत्ता की साझेदारी का दूसरा कारण नैतिक है तथा सत्ता की साझेदारी का यह कारण आधुनिक लोकतंत्रों के लिए काफी लाभदायक है। लोकतंत्र में सत्ता को उनमें बांटा जाता है जो उस सत्ता का प्रयोग करते हैं अथवा जिनके हाथ में सत्ता होती है उनके बीच, तथा जिन लोगों पर सत्ता का प्रयोग किया जा रहा हो उनके बीच। लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है, क्योंकि सत्ता को लेने तथा देने में उनका उत्तरदायित्व सबसे अधिक होता है।
अब आप सोच रहे होंगे कैसे, जैसे चुनाव में जनता ही न वोट करके जिसको मन करती है सत्ता सौंपती है, जिसको मन करती है सत्ता से बेदखल करती है, तो यह लोकतंत्र में जो है अंतिम निर्णय किसका होता है? जनता का निर्णय होता है। ठीक है। नैतिक कारण का मुख्य नियम यह कहता है कि साझी सरकार में कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों की रक्षा होती है तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी की सुनी जाती है। ठीक है। तो ये दो कारण जो है विशेषकर सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसमें हम लोग जाने। अब अगला जो विशेष बहुत अच्छा टॉपिक है कि सत्ता की साझेदारी के रूप क्या होते हैं, कौन कौन से रूप हैं, उसको जानते हैं। तो चलिए देखिए, जो रूप है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी का, वो कई रूपों में हो सकता है। तो जैसे पहला, शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा हो जाए, या दूसरा सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा हो जाए, तीसरा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा हो जाए, या चौथा राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा हो जाए। तो इन रूपों के बारे में हम अध्ययन करें कि कौन सा रूप क्या कहता है और किसकी क्या खामियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। चलिए, सबसे पहले शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा, इस रूप के बारे में पढ़ें। तो शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका होता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं करता, प्रत्येक अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण अमेरिका व भारत हैं। अपने यहाँ इसी प्रकार का बंटवारा है, ठीक, और अमेरिका में भी। यहाँ विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है तथा न्यायपालिका न्याय करती है। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कानूनों की जांच करके उन पर नियंत्रण रखती है। यानी कि कोई निरंकुश नहीं हो सकता है, सब एक दूसरे को क्या करते हैं, अंकुश में रखते हैं। ठीक है। और यही बंटवारा, इस बंटवारे का रूप है वो अपने देश में अपनाया गया है। एक और रूप जैसे सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा, इसको समझते हैं। पूरे देश के लिए एक सरकार होती है इसमें, जिसे केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें बनती हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। इस सत्ता के बंटवारे वाले देशों में संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत में केंद्र और राज्य स्तर के अतिरिक्त स्थानीय सरकारें भी काम करती हैं। स्थानीय सरकारें जैसे नगर पालिका हुआ, नगर निगम हुआ, ग्राम पंचायत हुआ, ये सब, इनके बीच सत्ता के बंटवारे के विषय में संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिससे विभिन्न सरकारों के बीच शक्तियों को लेकर कोई तनाव न हो। देखिए, अपने भारत में भी संविधान में ही सब उल्लेख है कि किस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, किस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है,
किस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का है, कौन सा ऐसा मुद्दा है कि अगर दोनों में टकराव हो गया तो किसको वरीयता दी जाएगी, ये सारी व्यवस्था अपने संविधान में उल्लिखित है। ठीक है, चलिए तीसरा रूप जान लेते हैं कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का कैसे बंटवारा होता है। जैसे कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग न समझने लगें। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। देखिए, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अब एक और रूप जो राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा होता है उसको जानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है। लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। और इसका जानते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका में देखा जाता है। वहाँ 2 राजनीतिक दल प्रमुख हैं जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तथा दबाव समूह चुनाव के समय व चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों को आर्थिक मदद करके सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो ये था कि सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप हो सकते हैं। तो आज हम लोग इन 2 टॉपिकों को कि सत्ता की साझेदारी आखिर ज़रूरी क्यों है और अगर ज़रूरी है तो सत्ता की साझेदारी के रूप क्या क्या हो सकते हैं, इनका अध्ययन किए हम लोग। और अगले टर्न में हम लोग इस अध्याय से जो भी प्रश्नोत्तर हैं उनको पढ़ेंगे, उनको जानेंगे। धन्यवाद।